अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी पिछली वाली वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं अकाउंट रिसीवेबल के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले है ब्रीफ एक्सरसाइजेस को देखते हैं। 8.1 Presented below are three receivables transactions. Indicate whether these receivables are reported as account receivable, note receivable or other receivables on a balance sheet. अब इसमें क्या रहा है कि जो हमारे पास थ्री ट्रांजेक्शन्स दी हुई नीचे, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है, नोट रिसीवेबल है या अदर रिसीवेबल्स में आएगा। अब सबसे पहले एडवांस 10,000 टू एन एम्प्लॉय। अगर मतलब एम्प्लॉय पे दिया हुआ है ना, तो ये अदर रिसीवेबल्स में आएगा, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में नॉर्मली क्या होता है, जो कस्टमर है उसको हम इन्वेंट्री सेल आउट करते हैं, तो इसलिए हम अकाउंट रिसीवेबल का हेड क्रिएट करते हैं वर्बली अगर हमारे पास हो। और अगर नोट रिसीवेबल की बात की जाए, यहाँ पे नोट रिसीवेबल लिखा हुआ है ना, नोट रिसीवेबल की अगर बात की जाए तो नोट रिसीवेबल कब क्रिएट होता है, जब हम किसी कस्टमर को इन्वेंट्री सेल आउट तो करते हैं बट ऑन अ रिटर्न बेसिस, मतलब हमें रिटर्न प्रूफ के साथ हम लोग सेल आउट करते हैं, तो उसे नोट रिसीवेबल में रिकॉर्ड करते हैं। या अगर परसेंटेज का अगर लिखा होगा ना, या प्रोमिसिंग नोट का वर्ड लिखा होगा, तो हम नोट रिसीवेबल में डालेंगे। अगर परसेंटेज इंटरेस्ट की बात ना की जाए और प्रोमिसिंग नोट का वर्ड ना लिखा हो, तो ये अकाउंट रिसीवेबल होगा। सही। अब फर्स्ट कह रहा है कि एडवांस 10,000 टू एन एम्प्लॉय। एडवांस 10,000 टू एन एम्प्लॉय, ना ये अकाउंट रिसीवेबल है ना ये नोट रिसीवेबल है, तो कहाँ जाएगा ये अदर रिसीवेबल्स में। देन है रिसीव्ड अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 34,000 फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड। अब कह रहा है कि रिसीव क्या है, प्रोमिसरी नोट रिसीव क्या है 34,000 का फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड। बिजनेस 3 तरह के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सेकंड होता है ट्रेडिंग बिजनेस, और थर्ड होता है सर्विस बिजनेस। जो अकाउंट रिसीवेबल का काम होता है वो कौन कौन से हेड में होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में और सर्विस बिजनेस में होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं होता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है वो मतलब कैश बेसिस पे काम करता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सेल आउट, जो अपनी इन्वेंट्री से सेल आउट करता है, फिनिश गुड से सेल आउट करता है, वो किस पे करता है, कैश बेसिस पे। बट जो होलसेलर्स से जितने भी आगे चलते हैं, बीच में ब्रोकर्स, मिडल ब्रोकर्स जो भी होते हैं, वो सारे किस पे, उधार पे देते हैं। रिटेलर भी कभी कभी दे देता है उधार पे कस्टमर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, रिसीव अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 34,000 फॉर सर्विस परफॉर्म। अब अब मेरा स्कूल है, तो वहाँ पे तो मैं कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकती ना, तो वहाँ पे मैंने सर्विस दी, तो मुझे क्या है, इसके बदले रिसीव हुआ प्रोमिसरी नोट 34,000 का। एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये किस में जाएगा, नोट्स रिसीवेबल में। देन थर्ड है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर 60,000 टू अ कस्टमर। अब कह रहा है जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो सेल की है अकाउंट पे, मतलब उधार पे कस्टमर को 60,000 के, तो ये किस में जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल में, मतलब अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब 8.2 रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द बुक ऑफ क्वेस्ट कंपनी ओमिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंट्रीज। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंट्रीज का मतलब ये है, अगर आपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की एंट्रीज और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की एंट्रीज की हो तो आपको पता होगा। जो नॉर्मली हम लोग जो फॉलो करते हैं वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की जो एक्सटर्नल एंट्रीज होती है वो होती हैं, जिससे हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। और अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की जो एंट्रीज की बात की जाए तो उसमें 2 एंट्रीज बनती हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट भी बनता है, और हम साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये यही कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्रीज को ओमिट कर देना, मतलब नहीं लिखना है, तो मतलब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम वाली जो एंट्रीज है उसको फॉलो करना है। तो ये मतलब जो आप नॉर्मली एंट्रीज लिखते हैं ना वही वाली, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है, तो मतलब इसे इग्नोर करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। On July 1st, Quest Company sold merchandise on account to Ferrier Incorporation for 23,000 terms 2, 10 and 30. On July 8th, Ferrier Incorporation returned merchandise worth 2,400 to Quest Company. On July 11th, Ferrier Incorporation paid for the merchandise. अब सबसे पहले कह रहा है कि जो जुलाई 1st है उसमें क्या करा है, क्वेस्ट कंपनी ने क्या किया, अपने सोल्ड किए मर्चेंडाइज को अकाउंट पे, किसको, फेरियर इनकॉर्पोरेशन को 23,000 में, और टर्म्स क्या है 2, 10 और N30। मतलब अगर 10 दिन में पेमेंट हो गई तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 30 डेज में पेमेंट हो गई तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो टर्म्स होती है ना, ये सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल में होती है, मतलब अब यहाँ पे किसका काम हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल का काम हो रहा है। सही है, चलो एंट्रीज बनाते हैं अब। मतलब पहले एंट्री में क्या कह रहा था हमसे कि 23,000 की हमारे पास सेल हुई है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। देन अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, जुलाई 8 को क्या हो रहा था, सेल्स रिटर्न अलाउंस
मतलब सेल रिटर्न हो रहा था, मतलब जो इन्वेंट्री जो परचेज करके गया था, जो हमने सेल की थी, तो वो अब रिटर्न हो रही है हमारे पास। तो एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट 2400 से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2400 से। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है हमसे कि ऑन जुलाई 11 फीफर इंकॉर्पोरेशन पेड फॉर द मर्चेंडाइज। अब जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की पेमेंट हो रही है। तो अकाउंट रिसीवेबल कितने का था हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल था 23,000 का। 23,000 में से हमने माइनस किए 2,400, तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल कितने का आया 20,600। तो पहले अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था, देन उसके बाद क्रेडिट हुआ, तो इसलिए माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,600 से। देन ये हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हम लोग पेमेंट हमें मिल रही है, तो हमारा रिसीविंग राइट्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा हमारे पास, और जो इसने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिए तो उसको सेल्स डिस्काउंट भी हम देंगे। तो अब क्या करेंगे, जो अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास 20,600 का, उसका हम लोग लेंगे 2% इसका लेंगे। तो कितना आ रहा है 412 आ रहा है। तो ये इसका सेल्स डिस्काउंट। देन 20,000 में से 600 माइनस करेंगे तो 20,600 में से 412 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20,188। At the end of 2011, the Than company has account receivable of 7 lakh and an allowance for doubtful accounts of 25,000 on January 24, 2012. It is learned that the company's receivable from Nathan Incorporation is not collectible and therefore management authorizes a write-off of 4,300. अब कह रहा है कि 2011 के आखिर में हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है अकाउंट रिसीवेबल का कितना आ रहा है 7 लाख का, और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का बैलेंस कितना है हमारे पास 25,000 का। अब कह रहा है कि जो जनवरी 2012 है ना, उसमें ये देख इट इज़ लर्न दैट द कंपनीज रिसीवेबल फ्रॉम नार्दिन इनकॉर्पोरेशन इज नॉट कलेक्टिबल एंड देयरफॉर मैनेजमेंट ऑथराइजेज अ राइट ऑफ 4,300। मतलब जो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बैलेंस था हमारे पास कितना था 7 लाख का, अकाउंट रिसीवेबल का आखिर में बैलेंस था, और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का बैलेंस कितना था 25,000 का 2011 के आखिर में। जो 2011 के आखिर का जो एंडिंग बैलेंस होगा वो 2012 का क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो ये कह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ये समझ लें। और जो बैलेंस होता है उसकी एंट्री कभी भी नहीं बनती, ठीक है, जनरल एंट्री कभी भी नहीं बनती उसकी। इट इज़ लर्न दैट द कंपनीज रिसीवेबल फ्रॉम नार्दिन इनकॉर्पोरेशन इज नॉट कलेक्टिबल एंड देयरफॉर मैनेजमेंट ऑथराइजेज आर राइट ऑफ 4,300। अब कह रहा है कि ना जो नार्दिन इनकॉर्पोरेशन है ना, उससे मुझे लगता है कि मुझे उससे पैसे नहीं आएंगे, मेरे पैसे डूब गए, सॉरी उससे मेरे पैसे नहीं आए और मेरे पैसे डूब गए, लगता नहीं। अब क्या कह रहा है कि नार्दिन इनकॉर्पोरेशन है ना, उसने इज़ नॉट कलेक्टेबल। अगर ये कहता है ना कि मतलब मुझे एस्टिमेशन है मेरी, या मुझे लगता है कि ये अनकलेक्टेबल होंगे, लेकिन ये कह रहा है कि कलेक्ट हुए ही नहीं हमारे पास, और हमने क्या किया उसे राइट ऑफ कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया 4,300 से। तो अब कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है प्रिपेयर द जनरल एंट्री रिकॉर्ड द राइट ऑफ। जो राइट ऑफ हुआ है उसकी एंट्री बनाएंगे। देन सेकेंडली क्या, व्हाट इज़ द कैश रिलीजेबल वैल्यू ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल बिफोर द राइट ऑफ एंड आफ्टर द राइट ऑफ। मतलब मतलब बिफोर राइट ऑफ की क्या कैश रिलीजेबल वैल्यू होगी, और आफ्टर राइट ऑफ भी कैश रिलीजेबल वैल्यू क्या होगी। कैश रियलाइजेबल वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू एक ही बात होती है। अब वो क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करनी, प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द राइट ऑफ। अब हम लोग क्या, मैंने कहा बैलेंस जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब 7 लाख भी रिकॉर्ड नहीं होगा एंट्री में, और 25,000 भी एंट्री नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। ये फिर भी इसके बाद भी ये जो रिक्वायर्ड नंबर ए है उसमें खुद ही कह रहा है कि जस्ट राइट ऑफ है ना उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या बनेगी, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स डेबिट 4,300 से और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4,300 से। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या होती है, डेबिट साइड होती है, जब राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और अकाउंट अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स की नेचर क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है, जब राइट ऑफ हो रहा होगा तो खत्म हो रहा होगा तो डेबिट साइड पे। दैट्स इट, इतनी एंट्री है। देन इसके बाद है बिफोर द राइट ऑफ और आफ्टर राइट ऑफ कैश रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। तो अकाउंट रिसीवेबल कितना था हमारे पास, बैलेंस उसका 7 लाख का था। देन लेस करेंगे उसमें से अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स 25,000 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6,75,000। कैश रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हुई 6,75,000। एंड आफ्टर द राइट ऑफ रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास जो बैलेंस दिया हुआ है वो 7 लाख का दिया हुआ है, और हमने अभी इसको माइनस किया है 4,300 से। मतलब डेबिट साइड का नेचर होता है, उसका क्रेडिट साइड पे क्या है, खत्म करने के लिए, मतलब कम करने के लिए। इसी तरह से अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को भी कम करने के लिए हमने 4,300 से
लेस किया। तो अब कितना हो रहा है 6,95,700 और 20,700। तो इन दोनों को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,75,000। दोनों का बैलेंस सेम हो रहा है 6,75,000 6,75,000। कैश रियलाइजेबल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो रियल अमाउंट होती है अकाउंट रिसीवेबल की और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स की, इन दोनों में फ़र्क पड़ता है। बाकी कैश रियलाइजेबल वैल्यू दोनों की सेम ही होगी। हम बैलेंस शीट में ना अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट डायरेक्ट नहीं लिखते। हम पहले अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट जो होती है वो लिखते हैं, देन लेस करके अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट लिखते हैं, फिर उसकी जो कैश रियलाइजेबल वैल्यू होती है ना वो लिखते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमें वो पैसे वसूल हो गए तो क्योंकि हमने एस्टिमेट किया हुआ है ना, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, दैट्स वाई। कि नई बात लेके आए कि अज्यूम द सेम इन्फॉर्मेशन एज BE83 and that on March 4, 2012, the Tathan company receives payment of 4,300 in full from Naldin Incorporation. Prepare the journal entries to record this transaction. अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना हमारे पास 83 की, उसमें ये था ना कि राइट ऑफ हो गया 4,300 से। अब कह रहा है कि अब यही वाला डेटा लेके अब ये अज्यूम करना है कि जो 4,300 से आपने क्या नाम है ख़त्म किया था, राइट ऑफ क्या था उस अकाउंट को, अब क्या वापस उसे रिकवर, उससे मतलब पैसे रिकवर हो गए हमें। तो अब इसकी एंट्री बनाते हैं, चलें। रिकवरी की नॉर्मली 2 एंट्रीज़ होती हैं। एक तो जो मतलब हमने अकाउंट ख़त्म किया था उसे वापस रिक्रिएट करेंगे, और कैश कलेक्शन की 2 एंट्रीज़ बनेंगी। अब सबसे पहले ख़त्म करने के लिए क्या था, हमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को डेबिट किया था। तो अब उल्टा कर देंगे, वापस अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4,300 से, मतलब ये अकाउंट रीओपन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, देन अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4,300 से। 8.5 पे Lines company uses the percentage of receivables basis to record bad debt expense and concludes that 2% of account receivable will become uncollectible. Account receivable are 4 lakh at the end of the year and the allowance for doubtful accounts has a credit balance of 2,800. लिंक कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है, अकाउंट रिसीवेबल का जो बेसिस है उस पर बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है, और इसने कंक्लूड निकाला है कि 2% जो अकाउंट रिसीवेबल होगा वो अनकलेक्टेबल, मतलब एस्टिमेट किया है कि ये हमें रिसीव नहीं होंगे या नहीं मिलेंगे। विल बिकम लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है रिसीव नहीं होंगे, ये हमने एस्टिमेट किया हुआ है, एस्टिमेशन है हमारी, ठीक है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो कितना है, 4 लाख का है साल के आखिर में। एंड द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का जो बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो कितना है 2,800 का। अब क्या कह रहा है, ये प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब क्या करना है, रिकॉर्ड करना है बैड डेट एक्सपेंस ईयर का। अब इसकी एंट्री बनाते हैं, चला एंट्री पे। सबसे पहले तो टू फाइंड आउट 2% बैड डेट ऑन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कितना है हमारा, 4 लाख हमारा बैलेंस था, उसका 2% निकालना है हमने, तो 8,000 हो जाएगा। देन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारा कितना हो गया, ये 8,000 से हमारा बैलेंस कितना पड़ा हुआ था, क्रेडिट बैलेंस 2,800 से। तो जो अभी हमने निकाला है परसेंटेज वो 8,000, और जो बैलेंस हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था वो माइनस होगा। जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो लेस होगा, और जब डेबिट बैलेंस होगा तो वो ऐड होगा, हमेशा याद रखना ये बात। तो 8,000 से माइनस कर देंगे 2,800, तो कितना आ जाएगा बैड डेट एक्सपेंस 5,200 से। अब कितना रिकॉर्ड करेंगे हम एंट्री में, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट 5,200 से, और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट 5,200। द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स हैड अ डबल बैलेंस ऑफ 900 इंस्टेड ऑफ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,800। प्रिपेयर द एडजस्टिंग जनरल एंट्री फॉर बैड डेट एक्सपेंस। अभी कह रहा है कि जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस कितना है, हमारे पास 900 है, और जो क्रेडिट बैलेंस था 2,800 का वो अब नहीं है मौजूद। प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्री फॉर बैड डेट एक्सपेंस। अब जो रिक्वायर्ड ए का काम था ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं है रिक्वायर्ड बिट से, सही है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अब बस जो बैलेंस है वो 4 लाख का ही है, और 2% जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम है। बस जो कह रहा है कि जो 2,800 रुपये थे ना क्रेडिट बैलेंस के अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट के, वो अब नहीं है, अब कितने हैं 900 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है, अब इसकी एंट्री बनेगी। अब उसी की सेकंड रिक्वायरमेंट कह रहा है कि अलाउंस फॉर डाउटफुल हैज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ 900 इंस्टेड ऑफ क्रेडिट बैलेंस। अब जो मतलब ए रिक्वायर्ड है उसमें कह रहा था कि हमारे पास जो क्रेडिट बैलेंस कितना है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स का 2,800 से क्रेडिट बैलेंस है। अब यहाँ कह रहा है कि 900 का डेबिट बैलेंस है इंस्टेड ऑफ क्रेडिट बैलेंस, मतलब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है ही नहीं, जस्ट डेबिट बैलेंस है 900 का। तो अब वापस वही 2% निकालेंगे, 8,000 हो जाएगा। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट कितना था 8,000, और अब डेबिट बैलेंस है तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 8,000 प्लस 900, तो कितना हो जाएगा 8,900 से। अब एंट्री क्या बन जाएगी, डेबिट एक्सपेंस डेबिट 8,900 से, और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट 8,900 से। कह रहा है क्वेश्चन में कि बी 8.6 में
कि कंप्यूट इंटरेस्ट एंड फाइंड द मैच्योरिटी डेट्स फॉर द फॉलोइंग नोट्स। अब इसमें मैंने क्या किया है, जस्ट एक ही बनाया है, मतलब जून 10 का काम किया है, बाकी दो नहीं किए क्योंकि सेम ही है ना, इस वजह से। तो सबसे पहले जून 10 की बात की जाए तो कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट मतलब फेस वैल्यू इसकी कितनी है, 80,000 है। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% है। और जो टर्म्स है वो 60 डेज है, मतलब डेज की बात हो रही है तो डेज से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, देख लेते हैं। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू इज इंटरेस्ट। फेस वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 80,000। इंटरेस्ट रेट कितना था, 6%। और 80,000 को मल्टीप्लाई किया 6% से तो कितना आएगा, 4,800। देन मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360। यहाँ पे 360 देंगे, मतलब टोटल ईयर्स की डेज। तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 800। जो 800 क्या है हमारा इंटरेस्ट। सही है, बाकी भी बाकी बी और सी रिक्वायर्ड भी ऐसी होंगी। और जो मैच्योरिटी डेट है वो भी फाइंड आउट करनी थी ना, तो मैच्योरिटी डेट कितनी हो जाएगी 60 डेज की, अगस्त 9। ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं 8.7 पे। प्रेजेंटेड बिलो आर डेटा ऑन 3 प्रोमिसिंग नोट्स, डिटरमाइन द मिसिंग अमाउंट्स। अब कह रहा है कि जो है ना मिसिंग अमाउंट्स है वो डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले है डेट ऑफ नोट, अप्रैल 1। देन टर्म्स कह रहा है 60 डेज में हमने, मतलब ये तो मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी ये फाइंड आउट करना है। और प्रिंसिपल मतलब फेस वैल्यू है हमारे पास 6 लाख की। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, 9%। तो सिंपल क्वेश्चन है। और टोटल इंटरेस्ट कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल सा। तो अब मैच्योरिटी डेट तो आसान है ना, 60 डेज अगर लगा लें अप्रैल से। अब चलते हैं उसकी पार्ट ए पे। अब अप्रैल अप्रैल 1 से था ना, तो अप्रैल 1 से लेके मई 1 एक महीना। फिर मई की अप्रैल का जो महीना था वो 30 डेज़ का था। देन मई का जो महीना है वो 31 डेज़ का है, तो इसलिए मई 31 तक उसको 2 महीने हो जाएंगे पूरे। तो उसकी मैच्योरिटी डेट कौन सी होगी, मई 31। ये तो खुद ही निकालनी पड़ेगी। देन इसके बाद है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है हमारी, 6 लाख। फिर इसका 9% इंटरेस्ट निकाला तो कितना हो गया, 54,000। ये हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट है। अब इसके 60 डेज़ का इंटरेस्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 360, तो कितना हो जाएगा 9,000। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टार्ट कह रहा है जुलाई 2। इसकी जो डेट ऑफ नोट कब की थी, जुलाई 2। अब एक्सपायर कब हो रहा है, टर्म्स कब खत्म होती है इसकी, 30 डेज। देन मैच्योरिटी डेट पता करनी है हमने। और प्रिंसिपल जो है इसका मतलब फीस वैल्यू कितनी है, 90,000। और इंटरेस्ट रेट इसका कितना है नहीं पता हमें, लेकिन इंटरेस्ट हमें पता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम 30 डेज़ को फाइनल करेंगे कि कौन सी डेट इसकी मैच्योरिटी डेट है। तो जुलाई 2 से स्टार्ट अगर करते हैं महीना, तो 30 डेज़ कब हो जाएंगे इसके पूरे। जुलाई का जो महीना होता है वो 31 का होता है, तो 1 अगस्त को इसके 30 डेज़ पूरे हो जाएंगे, तो मतलब 1 अगस्त इसकी मैच्योरिटी डेट होगी। ठीक है, 1 अगस्त। अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। पे क्या था कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था और इंटरेस्ट हमें मालूम करना था। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट मालूम करना है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। वहाँ पे फेस वैल्यू थी, मल्टीप्लाई क्या करना था, इंटरेस्ट रेट, देन मल्टीप्लाई करना था टाइम को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इंटरेस्ट रेट को सेट पे ले आए हम लोग। अब इंटरेस्ट जो टोटल इंटरेस्ट था ना, इक्वल टू के बाद तो इसको ऊपर रखेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360। और परसेंटेज में लाना है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब टोटल इंटरेस्ट ये डिवाइडेड करेंगे, सही है, डिवाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360। फिर अब क्या करेंगे, इसकी साइन चेंज करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको शफल कर देंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय 30 ये तो आता ही होगा। देन अब फेस वैल्यू की कितनी, टोटल इंटरेस्ट कितना था हमारे पास जो आया था वो 60 था। देन 360 मल्टीप्लाई बाय, और फेस वैल्यू की थी 90,000। और 30 इसका टाइम का जो कैसे था वो। देन इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2,16,21,06,000 डिवाइडेड बाय 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, 8%। और अगर हमें ये कन्फ्यूजन है कि यार हमारा ये आंसर सही है या गलत, तो क्या करेंगे, वही जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट 600 आता है तो हमारा आंसर सही है। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 360, तो आंसर क्या आ रहा है, 600। तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्ट क्या ना 8.7 का, तो वो जस्ट मैंने अपने चेक करने के लिए किया था, वो करना ज़रूरी नहीं है। जस्ट इंटरेस्ट रेट निकालना है 8%, डेट्स इट। वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किया था कि सही आंसर क्या है क्या गलत क्या है, डेट्स इट। देन अब चलते हैं 8.8 पे। इसमें कह रहे हैं ऑन जनवरी 10 2012 कंपनी सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू एडवर्ड्स फॉर 8,000 टर्म्स एंड 30। ऑन February 9 एडवर्ड्स gave a 7% provision in a settlement of this account. Prepare the journal entry to record the sale in the settlement of the account receivable. अब क्या कह रहा है,
कि जो इसने क्या किया था, सबसे पहले उधार लिया था, मतलब इन्वेंट्री सोल्ड की थी उधार पे 10 तारीख को, 10 जनवरी को, और जो टर्म्स थी वो N30 अप्लाई हुई, क्योंकि इसने 9 फरवरी को वो उधार है उसको चेंज कर दिया नोट रिसीवेबल में, जो वो पहले क्या वर्बली था अकाउंट रिसीवेबल से। तो ये कह रहा है कि दोनों की एंट्री बनेगी, तो दो एंट्रीज बनेगी। सबसे पहले तो ये बताना है कि जो मंटू सर इन्वेंट्री है उसको सेल किया है अकाउंट रिसीवेबल पे, तो वो करके दिखाना है। देन अकाउंट रिसीवेबल खत्म करके इसने नोट रिसीवेबल फरवरी 9 को इशू किया है उसकी भी एंट्री करके दिखानी है। जनवरी 10 को अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 8000 से, सेल्स क्रेडिट रही है 8000 से। अब क्या इसने फरवरी 9 को इसने पेमेंट नहीं की, इसने क्या किया, नोट्स इसका इशू करके दे दिया इसके बदले, अकाउंट रिसीवेबल के बदले। तो अकाउंट रिसीवेबल कितने का था हमारे पास, 8000 का था। अब ये खत्म करा है अकाउंट रिसीवेबल 8000 से, तो डेबिट था पहले तो क्रेडिट हो गया। देन इसके बाद नोट रिसीवेबल क्या करा इसने, डेबिट कर दिया, क्योंकि अब इसने नोट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल के बदले, कैश पेमेंट नहीं की। इसने क्या किया, नोट्स प्रिपेयर करके दे दिया इसको 8000 का। जैसे कि यही एंट्री इसकी ख़त्म। और अगर क्या कह रहा था 7% इंटरेस्ट, अगर ये कहता ना कि पेमेंट भी कर दी है थोड़े टाइम बाद दिखाता हमें, तो हम इस पर इंटरेस्ट भी लगाते 7%। अब कितने महीने इसने रखा, कितने महीने बाद पे किया, तो ये सब अगर होती है अगर इन्फॉर्मेशन तो हम ये भी करते हैं, बट कलेक्शन की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो 7% का हमारे पास कोई काम नहीं है फिलहाल। 8.9 During its first year of operations, Qatar company had credit sales of 30 lakh। क्या कह रहा है, क्रेडिट सेल्स हमारे पास कितनी है, 30 लाख की है, ऑफ विच 4000 रिमेन अनकलेक्टेड एट ईयर एंड। जो साल के आखिर में हमारे पास अब अनकलेक्टेबल मतलब अनकलेक्टेड अमाउंट कितनी बची है, मतलब हमारा अकाउंट से मतलब कितना बचा है हमारे पास, 4 लाख का, मतलब 30 लाख में से 4 लाख का पेमेंट अभी बाकी है, बाकी 26 लाख का पेमेंट हो चुका है। देन द क्रेडिट मैनेजर estimates that 18,000 of these receivable will become uncollectible। अब जो मतलब इसको देख रहा था ना, क्रेडिट मैनेजर जो था, उधार जो देखता है खाता, उसने क्या किया, उसने एस्टिमेट किया कि जो 18,000 रुपये हैं वो हमें कलेक्ट नहीं होंगे 4 लाख में से, तो मतलब इसका एस्टिमेशन की वैल्यू वो एंट्री बनेगी। देन अब कह रहा है कि ए प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द एस्टिमेटेड अनकलेक्टेबल्स, अज्यूम एन अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ जीरो इन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। मतलब ये एंट्री बनानी है कि हमारे पास अकाउंट जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है वो 18,000 का उसकी एंट्री बनेगी, और हमारा जो प्रीवियस जो बैलेंस है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का वो ज़ीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो अब इसकी एंट्री बना के दिखानी है। देन सेकंड कह रहा है कि प्रिपेयर द करंट असेट्स सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। अब जो बैलेंस शीट है उसका करंट सेक्शन का, करंट असेट का जो सेक्शन होता है ना, वो बना के बताना है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैश है हमारे पास, सप्लाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है और सप्लाईज है, तो हमारे करंट असेट्स कितने होंगे ये बताना है। तो कैश हमारे पास दिया हुआ है 90,000 का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई है हमारे पास 1,80,000 की, और सप्लाईज और अकाउंट रिसीवेबल की इन्फॉर्मेशन दी हुई, तो अकाउंट रिसीवेबल भी हम लोग ऐड कर देंगे अपने पास से। दैन अब सी पे चलते हैं। Calculate the receivables turnover ratio and average collection period. Assume that average net receivables were 3 lakh. Explain what these measures tell us। अब जो कह रहा है कि जो थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, सी रिक्वायरमेंट है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट करना है कि रिसीवेबल टर्नओवर कितना है और एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना था और टाइम वगैरह डेज वगैरह बताने हैं। देन इसके बाद कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है, और जो हमारे पास एवरेज रिसीवेबल भी दिया हुआ है 3 लाख का। अब एक्सप्लेन करना है कि व्हाट दिस मेजर्स टेल अस। अब जो मेजर हम करेंगे ना, मतलब जितना टाइम्स आएगा, जितने डेज आएंगे, तो वो क्या मतलब बता रहा है, हमें क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। पहले क्या कह रहा था कि अकाउंट रिसीवेबल कितना है हमारे पास, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 18,000 का आया है हमारा, और क्रेडिट बैलेंस हमारे पास कितना है, 0। तो बेड ऑफ एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 18,000 से। एंट्री क्या बन जाएगी, सीधी सीधी बेड ऑफ एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट 18,000 से। आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, ये पेंसिल वाला कोई इशू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसीलिए शो करके दिखाया क्या, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। दैन इसके बाद क्या कर रहा था कि बैलेंस शीट का जो है ना, करंट असेट का जो हेड है वो बनाना है। अब मैंने प्रॉपर बनाया नहीं, खाली जस्ट लाइन लगा दी है। बैलेंस शीट का ऊपर जो पार्शियल बैलेंस शीट और सब लिखते हैं ना, सारा सब कुछ लिख के दिखाना है। देन अब करंट असेट कितना था हमारे पास, कैश 90,000 का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी थी, 1,80,000 की, देन सप्लाईज थी 13,000 की, और अकाउंट रिसीवेबल कितना है हमारे पास, 4 लाख का। इसमें से अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स 18,000 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा कैश रिसीवेबल वैल्यू, 3,82,000। तो हमारा टोटल करंट असेट्स कितना हो गया, 6,65,000। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा था कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स और इन डेज बताना है। फाइंड आउट अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स। फॉर्मूला क्या है इसका, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू इज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। क्रेडिट सेल्स हमारे पास कितनी थी, 30 लाख थी। देन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कितना था हमारे पास, 3 लाख का, जो दिया हुआ है हमारे पास। अगर नहीं दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग,
अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग प्लस अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाता है हमारे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अभी दिया हुआ है तो हमने निकालने की कोई नीड नहीं है, तो ये कितना हो गया 10 टाइम्स। देन इसके बाद कह रहा है टू फाइंड आउट अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज। डेज कितने हैं हमारे पास 365 डेज, एंड अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कितना है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा 36.5 डेज। अब इसमें कह रहा था कि बताओ कि इसका क्या मतलब है, मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर 10 टाइम्स है, इसका मतलब है कि हमारे पास 10 टाइम रिसीव हुआ है और कितने डेज में 36.5 डेज में रिसीव हुआ है। दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वाली वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।